as an electric field in a capacitor. Then we talk about current and resistance. Okay, जिसमें ये कि we will talk about what is electrical current, कि आपके पास जब potential energy है और आपके पास एक electrical circuit है, तो how would current flow through the circuit? What is the effect of electric current? What are different sources of electricity? What is meant by current density, resistance and resistivity? And then we would go on solving some electrical circuits. Okay, simple circuits जिसमें series circuits हैं, parallel circuits हैं, simple जो circuits होते हैं DC के. And then we would go through the introduction of magnetism. तो उसमें ये कि what are magnetic fields and what are magnetic circuits. तो ये basically हमारे कोर्स के contents हैं. As you can see, the course contents are fairly similar to what you have done at the FSC level. तो तकरीबन more or less वही चीज़ें हैं, लेकिन ज़रा सी ज़्यादा डिटेल होगी यहाँ पे अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जो कंटेंट आप एफएससी में पढ़ के आ रहे हैं और यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, बट यू वुड सी अ लॉट ऑफ ओवरलैप between the content of the FSC और इस content में. तो hopefully you would not have any problem in starting your electrical engineering program. अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा सीक्वेंस को इस तरह रखेंगे कि we would start with simple DC circuits, और DC circuits में we would start from the Ohm's law. तो वो चीज़ें जो आपको पहले से आती हैं हम वहाँ से स्टार्ट लेंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि ये मोर और लेस वही चीज़ें हैं. और जब हम सीरीज और पैरेलल सर्किट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो देन वी वुड गो थ्रू द बेसिक ऑफ दीज डिफरेंट गॉसेस लॉ और कूलम्स लॉ, क्योंकि वो थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नज़र नहीं आती और वो आपको थोड़ी सी इमेजिन करनी पड़ती है और उसमें थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं. तो उसको हम थोड़ा सा देर से उसका स्टार्ट लेंगे. तो हमारा जो स्टार्ट होगा वो एसेंशियली करंट एंड रेजिस्टेंस और सर्किट से हमारा स्टार्ट होगा और उसके बाद फिर हम इन बाकी चीज़ों में जाएंगे. अच्छा, हर कोर्स में जब आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम में आते हैं तो हर कोर्स में देयर आर सर्टेन लर्निंग आउटकम. ठीक है, लर्निंग आउटकम ये है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना कि CLO का मतलब है कोर्स लर्निंग आउटकम. कोर्स लर्निंग आउटकम का मतलब ये कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए. ठीक है, इन चीज़ों का ये कि जी डिस्क्राइब वेरियस वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स एंड कैलकुलेट वेरियस वेव्स रिलेटेड पैरामीटर्स. ठीक है, कि आपको अगर एक वेव दी हुई है तो उसकी क्या बिहेवियर है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके जो डिफरेंट पैरामीटर जो उस वेव को डिफाइन करते हैं, तो वो उससे आपको पता चलेंगे. फिर दूसरा हमारा कोर्स का लर्निंग आउटकम है अप्लाई बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू कंप्यूट बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड पैरामीटर्स फॉर वेरियस शेप्स एंड साइजेस ऑफ चार्जेस. ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है. देन अप्लाई बेसिक लॉज एंड सिंपल सर्किट सॉल्विंग टेक्निक्स सच एज ओहम्स लॉ on simple DC circuits in steady state mode. Or finally, calculate various magnetic circuit parameters in magnetic circuits using Faraday's impaired circuited law and Lenz's law. तो ये हमारे इस कोर्स के 4 लर्निंग आउटकम्स हैं. इनका मतलब ये कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लें तो आपको ये 4 चीज़ें आनी चाहिए. ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप देखें तो हमारा स्टार्ट जो है वो CLO3 से होगा, in which we would apply basic laws and simple circuit solving techniques such as Ohm's law, Kirchhoff's law on simple DC circuits in steady state mode. Kirchhoff's के दो laws हैं, Kirchhoff's current law है, Kirchhoff's voltage law है. तो we would apply it on simple circuits और आप उससे voltages और जो currents हैं different parts of the circuit वो आप calculate कर सकते हैं. तो ये हमारा स्टार्ट है. अब जो पढ़ाई है वो थोड़ी सी इंजीनियरिंग में आके चेंज इस तरह हो जाती है कि अब तक आप ये देख रहे हैं कि जी टीचर आपको क्लास में आता था और पढ़ा के चला जाता था. ठीक है, आप टीचर से पूछते थे हाँ जी आपके लेक्चर कंप्लीट हो गया, टीचर कहता है हाँ जी हो गया. टीचर से कहते थे कि जी मेरे जो है ना कोर्स मैंने कंप्लीट जो है करवा दिया. तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह है कि यहाँ पे कोर्स कंप्लीट
करवाना नहीं है, ये नहीं है कि मैं आपको क्लास में क्या पढ़ाऊंगा, बल्कि हम जो मेजर करते हैं वो ये करते हैं कि आपने कितना सीखा है, ठीक है। और सीखने का जो मेजर है वो ये लर्निंग आउटकम है कि जी आपको ये चीज़ें आती हैं या नहीं आती। तो एट द एंड ऑफ द कोर्स हम जब कोर्स का एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जी स्टूडेंट ने कितना सीखा है, न कि मैंने कितना पढ़ाया है। यू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। Are you with me on this? यस सर। अच्छा, तो ये चीज़ें आपको जो है ना इसमें सिर्फ इस चीज़ को देखें कि जी आप कितना इसमें से सीख रहे हो, न कि ये कि मैंने कितना सिलेबस जो है वो कंप्लीट किया है। तो इसको सामने रखते हुए वी वुड लेट मी गो टू दिस पेज वंस अगेन। अच्छा, तो ये हमारे कोर्स लर्निंग आउटकम हैं जो कि 4 हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक और कॉलम है जिस पे लिखा हुआ है कि जी व्हाट इज द लर्निंग लेवल, ठीक है। लर्निंग लेवल इज बेसिकली, लर्निंग जो है वो 3 डोमेन्स में होती है। लर्निंग का एक डोमेन है उसे कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। दूसरा है अफेक्टिव डोमेन और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन ये है कि जी आप कितनी चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है, कितनी चीज़ें आप जहनी तौर पे एक्सेप्ट कर सकते हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो वो कॉग्निटिव डोमेन में आती हैं। कॉग्निटिव डोमेन के डिफरेंट लेवल्स हैं, लेवल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब लेवल 1 जो है वो बिल्कुल बेसिक है कि जी आपको वो चीज़ का मालूम है या नहीं है। लेवल 2 जो है वो थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर है कि जी आपको कोई चीज़ पढ़ाई जाए तो आप उसको जो ना बता सकते हो कि जी मैंने ये चीज़ पढ़ ली है। लेवल 3 ये कहता है कि जी आपने जो पढ़ा है कैन यू अप्लाई दैट, तो वो लेवल 3 में आती। तो यहाँ पे जो ये लेवल है ना C3, इसका मतलब ये है कि जी आप कॉग्निटिव लेवल 3 पे हैं, ठीक है। साइकोमोटर जो है वो आपके हाथ का हुनर है कि जी आप वो काम किस तरह अपने हाथों के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इसे कॉग्निटिव, उसे साइकोमोटर का कहते हैं। और अफेक्टिव जो है वो आपकी आदतों से मुतालिक है कि आप कुछ चीज़ों को, मतलब जिस तरह कहते हैं कि जी सच बोलना, अच्छी चीज़ को अच्छा समझना, बुरी चीज़ को बुरा समझना, अच्छाई और बुराई में आपको जो है वो डिफ्रेंशिएट करना, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी आदतों से रिलेटेड हैं। तो वो आती हैं आपकी अफेक्टिव डोमेन में। और साइकोमोटर का मैंने आपको बता दिया कि जी वो आपके हुनर से रिलेटेड है। फिर आपके कुछ यहाँ पे आगे लिखा है PLO। PLO इज़ फॉर प्रोग्राम लर्निंग आउटकम। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो प्रोग्राम है इसके तकरीबन 12 लर्निंग आउटकम्स हैं। और वो आउटकम्स ये हैं कि जी जब आप ग्रेजुएट इंजीनियर बन जाओ तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो वो क्वालिटीज़ अचीव करने के लिए वी टीच यू दोज थिंग्स इन योर डिफरेंट कोर्सेज। तो ये एक अगेन काफ़ी लेंथी इसकी जो है डिस्कशन है। होपफुली किसी टाइम पे आपको इसकी एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन दी जाएगी कि व्हाट्स अ कोर्स लर्निंग आउटकम एंड व्हाट्स अ प्रोग्राम लर्निंग आउटकम। कोर्स लर्निंग आउटकम आपके कोर्स के एंड पे जो आप चीज़ें सीखते हो तो उसको कहते हैं कि जी कोर्स लर्निंग आउटकम। और प्रोग्राम लर्निंग आउटकम जब आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होता है उसके एंड पे जो कुछ आपको आना चाहिए 4 साल बाद, तो उसे कहते हैं कि जी प्रोग्राम लर्निंग आउटकम। तो ऑब्वियसली आप इंडिविजुअल कोर्सेज में जो कुछ सीख रहे हो उससे आप फिर प्रोग्राम की तरफ जाते हो और आपको प्रोग्राम लर्निंग आउटकम की तरफ यू 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 गो थ्रू दैट, ठीक है। बुक्स की कल बात हो रही थी, तो इसमें 2 बुक्स हैं बाय हालिडे, रेजनिक एंड वॉकर। इसका 9th एडिशन है। और इंट्रोडक्टरी सर्किट एनालिसिस बाय बॉयलस्टेड इज द नेम ऑफ द ऑथर, इसका 13th एडिशन है। ये हमारी 2 बुक्स हैं। इसमें ये बुक्स जो हैं इनकी मैं सॉफ्ट कॉपीज़ आपको दे भी दूंगा, और इसकी हार्ड कॉपीज़ जब सेमेस्टर शुरू होगा तो द बुक्स वुड बी अवेलेबल इन द लाइब्रेरी एज वेल एज एक बुक स्टॉल भी होगा मेरे ख्याल में सेमेस्टर के पहले वीक में, जहां से आप ये बुक्स वगैरह परचेज जो हैं कर सकते हैं। इसमें बुक 1 से वी वुड गो थ्रू वेव्स, वी वुड गो थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉसेस लॉ।
और बुक 2 से वी वुड गो थ्रू करंट एंड वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ओहम्स लॉ, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, सीरीज पैरेलल सर्किट्स, कैपेसिटर्स, मैग्नेटिक सर्किट्स एंड इंडक्टर्स। तो आप देखें कि जी बुक 2 में हमारा ज़्यादा कोर्स है और बुक 1 में कोर्स जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है। ऑब्वियसली वी वुड स्टार्ट विद बुक 2, जिसके अंदर हम जो है करंट और वोल्टेज से स्टार्ट लेंगे, रेजिस्टेंस, ओहम्स लॉ, इससे हम वी वुड गो फर्दर थ्रू वेरियस टॉपिक्स इन दिस कोर्स। नाम आपको मेरा पता ही है, मेरा ईमेल एड्रेस है ak@case.edu.pk, so if you need to ask me something, send me an email at this address, okay? और होपफुली जब क्लास शुरू हो जाएगा तो वी वुड सेट अप सम कोर्स ग्रुप्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे होंगे, तो उसमें देन वी कैन डू चैट, जिस तरह कि आप व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं एंड देन यू कैन सेंड मैसेजेस। इसी तरह हर कोर्स का एक ग्रुप होगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे होगा, बट दैट वुड बी फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द सेमेस्टर, जो कि अगले से अगले हफ्ते जब सेमेस्टर शुरू होगा तो ये चीज़ें उस वक्त जो है ना सेटअप हो जाएंगी। क्लास के टाइमिंग्स एज पर द टाइम टेबल, जो भी टाइम असाइन होगा, और ऑफिस टाइमिंग्स ऑल्दो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, बट वी वुड चेंज देम एज पर द स्लॉट्स अवेलेबल। तो आप क्लास के अलावा भी मुझसे इन टाइम्स पे आकर मिल सकते हैं मेरे ऑफिस में, और आपने अगर कुछ पूछना हो, कुछ चीज़ समझनी हो, तो आई वुड बी अवेलेबल इन दीज टाइम स्लॉट्स। तो वो उस वक्त हम देख लेंगे। तो ये टाइमिंग्स भी चेंज हो जाएंगे, और जैसे ही टाइम टेबल अनाउंस होता है और आपकी जो बाकी टाइम टेबल क्या है, उस हिसाब से वी वुड सी दैट। अच्छा, अब नेक्स्ट वी गो टू के जी असाइनमेंट्स और क्विज़ेस क्या हैं, का हिसाब क्या होगा। असाइनमेंट्स जो हैं वो हम देंगे, तकरीबन आपको हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते एक असाइनमेंट मिलेगी। द सेम वुड बी फॉर द क्विज़ेस। के क्विज़ेस के लिए यू हैव टू बी रेडी, और यूजुअली जो मेरी पॉलिसी है वो ये कि जो हफ्ते की पहली क्लास होती है उसमें यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्विज़। क्विज़ जो है वो हम क्लास में लेंगे, और उसका जो मटेरियल होगा वो मटेरियल होगा जो कि हम उससे पिछले हफ्ते में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह आप वीकली बेसिस पे तैयारी अपनी जो है ना कर सकते हैं कोर्स की, और साथ साथ उसके जो है ना अपने अप टू डेट रह सकते हैं। ग्रेडिंग पॉलिसी कुछ इस तरह होगी कि जी असाइनमेंट्स की वेटेज जो है वो 10% है, क्विज़ेस की वेटेज 10% है। तो आप अज्यूम कर लें कि अगर 5 असाइनमेंट्स हैं तो 2% की एक असाइनमेंट हो गई, और अगर 5 क्विज़ हैं तो 2% का एक क्विज़ हो गया। द नंबर कैन बी मोर, द नंबर कैन बी लेस, बट मोर और लेस इसी तरह होगा। फिर एक मिड टर्म एग्ज़ाम होगा विच वुड बी लाइक 30%, और फाइनल एग्ज़ाम इज़ लाइक 50%। तो ये मिल के आपका 100% जो ग्रेड है वो इसमें से होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स जो क्लास में अच्छे हैं दे यूजुअली स्कोर अबव 90, ठीक है। यूजुअली जो 80-85 से ऊपर हैं उनका ए आ जाता है, जो 80 से ऊपर आते हैं रफली उनका ए माइनस हो जाता है, और ग्रेड इस तरह जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स हु स्कोर बिलो 40, तो वो जो हैं उनका वो दे आर मोस्टली इन द एफ ग्रेड और डी ग्रेड। पॉलिसीज जो जनरल हैं वो ये हैं कि असाइनमेंट्स जो हैं वो थ्रू आउट होंगी। लेट सबमिशन वुड नॉट बी अलाउड, या तो उसको कुछ ना कुछ पेनल्टी होगी, या आप अगर 2 हफ्ते बाद असाइनमेंट दे रहे हैं या 3 हफ्ते बाद दे रहे हैं तो वो आई मे नॉट एक्सेप्ट इट। असाइनमेंट्स आपने A4 साइज़ के कागज़ पे देनी है, ज़रा सी नीटली आपने उसको करना है ताकि उसको हमें जो ना पढ़ने में आसानी हो। और दूसरा ये कि उसको आपने लॉजिकली अटेम्प्ट करना है कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 9 दिए हुए हैं तो पहले आप कोशिश करें कि क्वेश्चन 3 करें, फिर 6 करें, फिर 9 करें, न कि उसको किसी एक हैज़र्ड मैनर में सॉल्व कर लें जिसमें हमें क्वेश्चन ढूंढने में ही प्रॉब्लम हो कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस जगह पे है। असाइनमेंट आपने खुद से कर दी है, आपने किसी और की लिखी हुई असाइनमेंट को कॉपी नहीं करना, क्योंकि अगर आप असाइनमेंट खुद से करोगे तो आप सीखोगे, और सीखने के बाद जब बात आएगी क्विज की और मिड टर्म की तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा।
सेमेस्टर सिस्टम में जो चीज़ है वो ये कि आपको जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपने पहले से देखे हुए नहीं होते। अनलाइक एफएससी के जी फलाने चैप्टर का फलाना प्रॉब्लम एग्जाम में आ गया, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपने पहले से नहीं देखे हुए होते। तो अनलेस आपको वो चीज़ समझ आती है उस वक्त तक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। क्विज़ के लिए कि यू वुड रिक्वायर अ कैलकुलेटर, तो आप अपना कैलकुलेटर लेके आएँ। क्विज़ जो है वो अगर आपने नहीं दिया तो वो फिर उसका दोबारा क्विज़ नहीं होगा। मिड टर्म और फाइनल एग्ज़ाम जो हैं वो उसमें अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसका एक मैकेनिज़्म है एग्ज़ाम दोबारा लेने का। ठीक है, क्योंकि वो मेजर एग्ज़ाम्स हैं तो लिहाजा उसमें दोबारा लेने में हमें ऑल्दो एफर्ट तो है, बट अगर किसी के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बीमार हो जाता है या कोई इमरजेंसी आ गई या कोई फैमिली में ट्रेजेडी हो गई, तो उस केसेस में जो मिड टर्म है या फाइनल एग्ज़ाम है वो दोबारा हो सकता है। अगर आपको कोई इस तरह का इशू है एग्ज़ाम का, तो वो आपने एग्ज़ाम से पहले नोटिस में लाना है। ये नहीं है कि जी फाइनल एग्ज़ाम हो जाए और आप एग्ज़ाम में ना आए और फिर आप एक हफ्ते बाद कहें कि जी ओहो मेरे तो फैमिली में कोई डेथ हो गई थी। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जी अगर डेथ थी तो आपको पहले से बताना चाहिए कि जी एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, तो उस वक्त आपको बताना चाहिए कि जी मेरे ये इशू है तो मुझे जो है ना आई मे बी अलाउड। लेकिन ये चीज़ के ये एक मतलब अगर कुछ चीज़ें हैं जो कि वैलिड एक्सक्यूजेस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि वैलिड एक्सक्यूजेस नहीं है। फॉर एग्जांपल ये कि जी मुझे क्या कहते हैं, मेरे किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ शादी थी लिहाजा मुझे जाना है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज कि भाई अगर दूर का रिश्तेदार है तो यू कैन मिस दैट इवेंट बिकॉज यू हैव अ फाइनल एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। या इवन आपके अगर क्लोज फैमिली में भी शादी है तो भाई अगर आपके वो इतने क्लोज हैं तो देन दे शुड रिस्पेक्ट योर स्केड्यूल ऑफ द फाइनल एग्जाम्स कि वो इन डेट्स में शादियां ना रखें जिन डेट्स में आपके एग्जाम्स हो रहे हैं। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो पहले से प्लान हो सकती हैं तो वो वैलिड एक्सक्यूजेस नहीं हैं। लेकिन अगेन इमरजेंसी हो सकती है, अनफोर्सीन चीज़ें आ सकती हैं, तो सेमेस्टर सिस्टम में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये एग्ज़ाम्स वगैरह ये दोबारा दिए जा सकते हैं। अटेंडेंस जो है वो मिनिमम 75% है, आपने एटलीस्ट 75% क्लासेस अटेंड करनी है, अदरवाइज हो सकता है कि आपको फाइनल एग्जाम में बैठने ना दिया जाए। 75% कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप महीने में एक हफ्ते की भी छुट्टी कर लें तो तब भी आप 75% पे रहते हैं, तो यू कैन सी कि ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल टारगेट नहीं है फॉर मिनिमम अटेंडेंस। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि जी हाउ टू स्कोर अ गुड ग्रेड, कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए और यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको खुद हाथ से सॉल्व करने चाहिए प्रॉब्लम बगैर बुक को ओपन किए हुए, तो तभी आप यू वुड बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन एग्जाम। अगर आपने खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आप एग्जाम में भी बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व जो है ना कर लें। वंस अगेन एडवाइस जो मैंने कल भी दी थी कि टेक क्विजेस and submissions of assignments very seriously, and it helps to improve grade in a semester. ठीक है, a good percentage score in quizzes and assignment has the ability to your grade improve your grade by 2 to 3 steps। कि अगर आपने जो assignments और quizzes के 20% हैं उसमें अगर आपने अच्छा स्कोर किया हुआ है तो आपका ग्रेड जो है वो 2 या 3 स्टेप ऊपर जा सकता है बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने यहाँ पे बिल्कुल एफर्ट नहीं की। ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम में डेली स्टडी ऑफ 1 to 2 आवर इज अ मस्ट, अनलाइक योर एफएससी जिसमें साल के आखिर में यू वुड सिट डाउन एंड स्टडी फॉर वन गुड ग्रेड।
और ये चीज़ जो है ना, इसको आप देख लें कि आपका अगर 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है तो आपने उसके लिए 6 घंटे घर पे बैठ के पढ़ना है, ठीक है। तो 6 घंटे घर पे बैठ के पढ़ना, 3 घंटे ये, तो टोटल ये 9 आवर्स हो गया। इन 6 आवर्स में आपका होमवर्क भी इंक्लूडेड है। अगर आपको कोई होमवर्क मिला हुआ है तो वो भी आप इन 6 आवर्स में कर सकते हैं। आपको अगर कोई आपका जो क्विज है उसकी तैयारी भी इन 6 आवर्स में हो सकती है। बट आपको एटलीस्ट हर घंटे के पीछे, हर क्रेडिट आवर, आफ्टर फॉर एवरी क्रेडिट आवर you must spend at least 2 hours extra at home to prepare for that course. तो ये हमारे कोर्स की आउटलाइन थी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर कुछ है तो मुझे बताएं। एनीवन? सर ये जो PLOs वगैरह हैं ये OB सिस्टम के, ये जो OB OBE सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक हो गया। OBE सिस्टम से इस तरह रिलेटेड है कि प्रोग्राम लर्निंग आउटकम इज PLO, ठीक है। अच्छा, अब प्रोग्राम आपका है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसी तरह कुछ प्रोग्राम्स और भी होंगे, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब जो है ये दे आर कॉल्ड प्रोग्राम्स। तो यू आर इनरोल्ड इन BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, ठीक हो गया। अच्छा, अब हर प्रोग्राम के देयर आर सर्टेन लर्निंग आउटकम के। ये जो लर्निंग आउटकम का मतलब ये है कि जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाओ तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखें, आपके हमारी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ होगा कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एन इंजीनियर वुड बी एबल टू डू द फॉलोइंग। तो उसमें तकरीबन 12 लर्निंग आउटकम्स हैं, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली आपको कोर्स की चीज़ें आनी चाहिए, आपको डिज़ाइन आना चाहिए, आपकी साइकोमोटर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको मॉडर्न टूल्स जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से रिलेटेड हैं उनका इस्तेमाल आना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो चीज़ें इस्तेमाल करता है सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की, उनका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। आपको टीम्स के अंदर यू शुड बी एबल टू वर्क इन अ टीम, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप एथिकली आपको स्ट्रांग होना चाहिए, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आनी चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको एट द एंड ऑफ द 4 इयर्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये से कहते हैं प्रोग्राम लर्निंग आउटकम। अब जब हम ये पार्ट हैं OBE में थ्रू वाशिंगटन अकॉर्ड, हमारी डिग्री एक्सेप्टेबल है दुनिया के तकरीबन 16 मुल्कों में, ठीक है। 16 मुल्क, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है, UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ये जितने भी डेवलप्ड मुल्क हैं वहाँ पे हमारी डिग्री एक्सेप्टेबल है। उस एक्सेप्टेबिलिटी के पीछे रीज़न ये है कि जी आपका इंजीनियर क्वालिफाइड है कि नहीं है, ठीक है। तो हर मुल्क के यहाँ में जब प्रोग्राम ऑफर होता है तो वो कहते हैं कि जी हाँ, मेरे इंजीनियर के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तो लिहाजा यू शुड एक्सेप्ट माई डिग्री। हम भी कहते हैं कि जी ठीक है, हमारे इंजीनियर में ये क्वालिटीज़ हैं, यू शुड एक्सेप्ट द डिग्री। तो ये जो वाशिंगटन अकॉर्ड है, इसने हर प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ लर्निंग आउटकम्स उसने रखे कि जी इंजीनियर में ये होना चाहिए, तो हम आपस में एक दूसरे की क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो हम सब ने जो अपने प्रोग्राम्स बनाए हैं वो उन लर्निंग आउटकम्स के हिसाब से बनाए हैं। वो लर्निंग आउटकम जो है वो PLO 1, PLO 2, 3, 4 अप टू PLO 12 में, ठीक है। तो हर कोर्स में कुछ ना कुछ आपको लर्निंग आउटकम के अगेंस्ट कुछ कोर्स लर्निंग आउटकम सीखने को मिलेंगे। Am I able to answer it? यस सर, समझ आ रही है। अच्छा, एनीवन एल्स? कुछ और पूछना हो? सर ये जो ग्लोबल इंजीनियर की क्वालिटीज़ होती हैं और जो हमारे पाकिस्तान के इंजीनियर्स होते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है, या वो कोई इतना ख़ास नहीं होता? यही चीज़ आपको बता रहे कि पहले जो था, पहले हमारी डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं थी इंटरनेशनली। ये अब जो हमारे 2011 से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो बैचेस इनटेक्स आ रही हैं वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। ग्लोबली मींस कि इन 16 मुल्कों में वो रिकॉग्नाइज्ड हैं जो कि इस वाशिंगटन अकॉर्ड के मेंबर्स हैं।
उन्होंने ये किया कि उन्होंने कुछ क्वालिटीज़ पे एग्रीमेंट किया कि जी ये क्वालिटीज़ हैं जो कि इंजीनियर में होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब उन लर्निंग आउटकम्स या क्वालिटीज़ के अगेंस्ट हर मुल्क ने अपना प्रोग्राम जो था वो इस हिसाब से बनाया कि दे ग्रेजुएट एन इंजीनियर विद दोज लर्निंग आउटकम्स। हमने भी उन लर्निंग आउटकम्स के हिसाब से इंजीनियर ग्रेजुएट करना शुरू किए। तो एज लॉन्ग एज वी मीट दोज लर्निंग आउटकम्स तो हमारी डिग्री उनको एक्सेप्टेबल होगी। अगर हम उनको मीट नहीं कर रहे तो अगली जब हमारी इंस्पेक्शन होगी तो उसमें दे वुड से कि जी नहीं, आप तो इन 12 क्वालिटीज़ को सही तरह से मीट नहीं कर रहे, तो लिहाजा हम आपकी क्वालिफिकेशन नहीं मानते। तो ये ओके एक रेसिप्रोकल बेसिस पे कि जी आप मेरी क्वालिफिकेशन मानोगे, मैं आपकी क्वालिफिकेशन मानूंगा, बट यू हैव टू कम अप विद सम कॉमन ग्राउंड कि जी मैं उस वक्त मानूंगा जब उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी। हम भी कहते जी हम उस वक्त मानेंगे जब आप में ये क्वालिटीज़ होंगी। तो उस हिसाब से सब ने अपने अपने प्रोग्राम जो हैं वो उस हिसाब से बनाए हैं कि उनमें वो क्वालिटीज़ हों। एनीबॉडी एल्स? जी साद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स में लैब नहीं होगी सर? इस कोर्स में लैब नहीं है। ठीक है, इस कोर्स में नहीं है। बाकी कोर्सेज आपके कुछ हैं जिसमें लैब है, लेकिन इस कोर्स में नहीं है। ओके सर। एनीबॉडी एल्स? और किसी ने कुछ पूछना हो? एहसन आप बताओ, एहसन मंशा। यस सर। सर मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं है सर, समझ आ रहा है सर। समझ आ रहा है? अच्छा, असद अनवार आप बोलो। जी सर, सब क्लियर है, समझ आ रहा सब है। क्लियर है? चले। जी सर। बदर? जी सर, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है। अच्छा, फैजान? यस सर, सही है सर, सब समझ आ रहा सही है। हमाद? हमाद सो रहा है मेरे ख्याल में। नो सर, जावेद? समझ आ रही है। अच्छा अच्छा। जावेद मूसा? मैं सिर्फ देख रहा हूँ कौन कौन जाग रहे कौन सो रहे। अच्छा, मुदस्सिर? अच्छा, आपने रिप्लाई कर दिया। रिप्लाई जो है ठीक है। अच्छा जी। मेरी वो स्क्रीन ही गायब हो गई जो कि सर, हमारी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी होगी अभी तक? 40 तक एडमिशंस हो चुके हैं हमारे पास। अभी तक आप उस पे आए नहीं, ऑनलाइन आए नहीं, लेकिन ये नंबर मेरे ख्याल में जाना चाहिए, 45-50 तक जाना चाहिए। अच्छा, जो हमारे से पिछला बैच था उसके तकरीबन थे 45 to 50 स्टूडेंट्स। नहीं, उसमें इशू ये ना कि उस वक्त हमारा वो फर्स्ट बैच था, जगह हमारी नई थी, और एडमिशन हमने काफ़ी लेट अनाउंस किया था लास्ट ईयर। तो उस वक्त लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं था कि, क्योंकि हम पहले जब इस्लामाबाद के में थे, हम बिल्कुल इस्लामाबाद के सेंटर में थे, तो उस वक्त हमारे G5 पास में जो थे। G5 में जब थे तो हमारे पास उस वक्त बहुत एडमिशन आता था।
और लेकिन जब से फिर हमने वहाँ से शिफ्ट हुए और ये अपनी जगह पे आए हैं, तो उसमें पहले साल जो था वो चूँकि एडमिशन का प्रोसेस ही हमने काफ़ी लेट में जुलाई में या जुलाई के एंड में कहीं पे शुरू किया था एडमिशन लेना, तो उस वक्त तक लोगों ने अपना माइंड काफ़ी हद तक मेकअप कर लिया था कि जी हम किसी और जगह पे जाएंगे। इस साल चूँकि हमने वक्त पे शुरू किया है तो लिहाजा ये इस दफ़ा रिस्पांस थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है, लेकिन जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो नई जगह का आ रहा है कि हम चूँकि एक नई जगह पे हैं तो उस वजह से इतना नहीं। दूसरा ये कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा ऑल्दो कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इस वक्त एडमिशन हो रहा है, और जो लोग पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आते थे उनमें से मेजॉरिटी कंप्यूटर साइंस में जा रही है। लेकिन मेरी जो एक्सपीरियंस है वो ये कि ये एक शॉर्ट लिव्ड सा बूम है, क्योंकि आप देखें कि कंप्यूटर साइंस की इतनी जॉब्स मेरे ख्याल में मार्केट में नहीं है, और हर यूनिवर्सिटी जो है वो तकरीबन फास्ट फॉर एग्जांपल तकरीबन 700 एडमिशन दे रहा है कंप्यूटर साइंस में। बाकी हर जगह पे 200 एडमिशन 250 एडमिशन इस तरह हो रहे हैं कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड फील्ड्स में। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि फ़र्ज़ करें अगर आप एवरेज एडमिशन लगा लें कि जी एक प्रोग्राम के अंदर एवरेज 300 एडमिशन्स हो रहे हैं, और रावलपिंडी इस्लामाबाद में तकरीबन 12 या 15 प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे BS कंप्यूटर साइंस ऑफर हो रहा है। तो 15 प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि जी जब इंजीनियर ग्रेजुएट होगा तो वो तकरीबन 4,500 से कंप्यूटर साइंस का जब ग्रेजुएट आएगा तो वो तकरीबन 4,500 से 5,000 बच्चा कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेके ग्रेजुएट होगा। अच्छा, अब ये उस साल भी होगा, उससे पिछले साल भी 5,000 आए हैं, उससे साल के बाद भी 5,000 आए हैं। तो इतने लोगों की जॉब्स कहाँ से आएंगी, क्योंकि मार्केट में इतनी जॉब्स नहीं हैं कि जी वहाँ पे 5,000 बच्चा जो है वो अकोमोडेट हो सके। ठीक है, तो आप अगर 2024 में ग्रेजुएट करोगे इंशाल्लाह तो 2022 में भी 5,000 ग्रेजुएट जॉब के लिए मार्केट में है, 23 में भी जब 5,000 ग्रेजुएट जॉब के लिए मार्केट में है, 24 में भी जब 5,000 ग्रेजुएट आएगा, तो मेरे ख्याल में तो बाय दैट टाइम द मार्केट वुड बी सो सैचुरेटेड कि जॉब्स वहाँ पे बहुत मुश्किल होगा इन कंपैरिजन टू कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑल्दो देयर इज़ अ सर्टेन नंबर ऑफ जॉब्स। ठीक है, पिछले सालों में वो नंबर जो है वो ग्रेजुएट्स का जैसे जैसे कम हो रहा है तो जॉब्स की अवेलेबिलिटी उस हिसाब से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अगर हम अपने पिछले सालों के जॉब स्टेटिस्टिक्स देखें तो हमारे पास रफली 95% बच्चा जो है वो ऑन जॉब है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, और उसको सामने रखते हुए जब नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स थोड़े होंगे और जॉब्स मार्केट में उतनी हैं बल्कि अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो आइंदा 3 सालों में देयर वुड बी अ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इन द मार्केट, एंड दिस इज़ द राइट टाइम कि जी आप बजाय इसके कि ऐसी फील्ड्स में जाएं जहां पे सैचुरेशन हो, आप उन फील्ड्स में आए जहां पे मार्केट में सैचुरेशन नहीं है। और वर्स्ट केस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं वो बहुत आसानी से कंप्यूटर साइंस की तरफ एडजस्ट हो जाते हैं। मैं जितने भी अच्छे लोगों को जानता हूं जो कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हैं और वो पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थे, उन्होंने MS कंप्यूटर साइंस में किया और वो कंप्यूटर साइंस की तरफ चले गए। तो ये एक शॉर्ट लिव्ड सा है कि जी इस वक्त जो कंप्यूटर साइंस का बूम है इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव्ड बूम, और मेरे ख्याल में विद टाइम यू वुड रियलाइज कि इट वाज अ वेरी वाइज मूव फॉर यू पीपल टू कम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सर एक और बात ये है कि जैसे हमारे फाइनल प्रोजेक्ट में हम टेलीकॉम या पावर जनरेशन की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, आप उसमें कंट्रोल्स की तरफ भी जा सकते हैं, आप इसमें कंप्यूटर साइंस की तरफ भी जा सकते हो। इस तरह के आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऐसा हो कि उसमें ठीक है प्रोग्रामिंग हो, लेकिन उस प्रोग्रामिंग ऐसी हो जिसमें हार्डवेयर भी इन्वॉल्व हो, तो आप इसेंशियली कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हो। तो ये सब ऑप्शंस हैं आपके पास, और उसमें ये है कि कोई भी आपको इस चीज़ से नहीं रोक रहा कि आप अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट में कोई सॉफ्टवेयर का एलिमेंट इस्तेमाल
कर दें। फॉर एग्जांपल, आपने अपने मोबाइल फ़ोन से कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, आपने कुछ स्मार्ट स्विचेस बनाए हैं जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बेस्ड हैं, आईओटी बेस्ड हैं, और वो स्मार्ट स्विचेस जो हैं घर की डिफरेंट लाइट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, फ़ैन को कंट्रोल कर रहे हैं, एसी को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके डिफरेंट अप्लायंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, और उसके अंदर डिफरेंट एनर्जी सेविंग एल्गोरिदम्स हैं जो कि आपकी डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करते हुए आपका इलेक्ट्रिक बिल को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सब काम जो है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से रिलेटेड है, लेकिन उन सब का कंट्रोल आप चाहते हो कि जी आपके मोबाइल फ़ोन पे हो। आजकल बहुत सारी चीज़ें जिनमें आपका कंट्रोल मोबाइल फ़ोन पे है या आपका कंट्रोल किसी टैबलेट पे है, तो वो जो इंटरफेस आप बनाओगे टैबलेट पे या मोबाइल फ़ोन पे, तो उसमें प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है। आप उसमें जावा की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप उसमें पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके अंदर अगर आपने इंटेलिजेंस लेके आनी है तो आप उसमें मशीन लर्निंग के टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने उसके अंदर सिक्योरिटी लेके आनी है कि जी कोई और आपकी चीज़ों को ना कंट्रोल कर सके, तो उसमें आप साइबर सिक्योरिटी को ले आते हो। तो ये सब चीज़ें जो है साइबर सिक्योरिटी हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, प्रोग्रामिंग हो गई, ऐप बनाना हुआ, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें कंप्यूटर साइंस की हैं, बट आपको कोई रोक नहीं सकता उन चीज़ों को अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल जो ना करते हुए। अब व्हेन यू ग्रेजुएट तो आपको वो ऐप बनाना भी आता है, आपको ऐप बनाने के जो टूल्स हैं वो भी आते हैं, आपको मशीन लर्निंग भी आ गई, आपको साइबर सिक्योरिटी भी आ गई, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चीज़ें हैं जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जिसमें ये डिफरेंट सेंसर्स का इस्तेमाल है, सेंसर से डेटा कैसे लेना है, सेंसर्स को इंटीग्रेट कैसे करना है कंप्यूटर के साथ, सेंसर्स का डेटा कैसे हार्डवेयर के थ्रू कम्युनिकेट होगा टू द मोबाइल फ़ोन थ्रू जीएसएम, तो वो चीज़ें तो कंप्यूटर साइंस वाले को नहीं आती। उसका तो जहाँ पे हार्डवेयर आया या जहाँ पे इंटरफेस होने की बात आई हार्डवेयर के साथ, तो वहाँ पे तो कंप्यूटर साइंस वाला फिर रह जाता है। वो तो कहते हैं जी मुझसे ऐप बनवा लें, मुझसे कोई डेटाबेस का काम करवा लें, मुझसे कोई, यानी जो कुछ भी मैंने करना है वो मैंने कंप्यूटर के ऊपर जो है ना करना है। तो देयर इज़ अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड अ कंप्यूटर साइंस इन दैट सेंस, बिकॉज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को वो सब चीज़ें आती हैं हार्डवेयर से रिलेटेड, और वो कैसे कंप्यूटर साइंस के साथ इंटरेक्ट जो है ना करता है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जी इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार जब चलती है आजकल सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियाँ आ गई कि आप उसको मैप में लोकेशन दे दो और वो उस जगह पे पहुंच जाती है। ऐसे ही हो रहा है ना, ड्राइवर बीच में से ख़त्म हो रहा है। जब ड्राइवर बीच में से ख़त्म हो रहा है तो आप देखो कि आपकी जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है वो कितनी रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी कि आपके पास ट्रक तो अवेलेबल है, लेकिन ट्रक जो है वो बगैर ड्राइवर के कराची से पेशावर आएगा। कभी आप ये सोच सकते हो? अमेरिका में ये चीज़ शुरू हो गई है कि वहाँ पर ट्रक्स जो ऐसे आ गए हैं जो कि बगैर ड्राइवर्स के पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाते हैं। अब आपको सेविंग क्या, आपको ड्राइवर का पैसे नहीं देने। ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो वो 7-8 घंटे के बाद ही नीड्स टू रेस्ट। वो 24 आवर्स में मुश्किल से 10 घंटे गाड़ी चलाता है, लेकिन अगर आपका ड्राइवर बीच में से निकल गया तो आपकी गाड़ी 24 आवर्स चल सकती है। अब सर वो जो ड्राइवर इससे जो कमाई कर रहा है वो तो उसकी खत्म होगी ना इस हिसाब तो से। ड्राइवर उससे नहीं कर रहा है कमाई, उससे ट्रक का जो ओनर है वो कमाई कर रहा है। वो ठीक है, ड्राइवर को कुछ ना कुछ तो दे ही रहा है ना सर। वो ड्राइवर को दे रहा है, लेकिन ड्राइवर तो बीच में से निकल गया ना, तो ड्राइवर की जो जॉब है वो फ्यूचर में तकरीबन ऑब्सोलीट हो जाएगी। ओके सर। वक्त के साथ साथ जॉब जो हैं वो चेंज हो रही है, जॉब मार्केट चेंज हो रही है। आपकी जब से ऊबर आई है या ये जो दूसरी टैक्सी सर्विस है करीम वाली, ये आई है, तो उससे जो बाकी ट्रेडिशनल जो थी टैक्सी सर्विसेज वो ऑब्सोलीट हो गई ना। अब सब लोग कहते हैं कि जी मैंने तकरीबन एक जितने पैसे लग रहे हैं, ज़्यादा आपको कन्वीनियंस है। तो इसी तरह आपकी ट्रकिंग इंडस्ट्री जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में, वो कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी। अच्छा, अब ट्रक जो है या गाड़ी जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कैसे होती है? उसके अंदर एक इंटेलिजेंट सिस्टम लगा हुआ है, वो जीपीएस से इंफॉर्मेशन ले रहा है, जीपीएस से वो इंफॉर्मेशन ले रहा है, उसके में डिफरेंट जो है ना कैमरेज लगे हुए हैं उसके हर तरफ, सामने, बैक पे, साइड पे।
विच आर टेकिंग रियल टाइम वीडियो। उस रियल टाइम वीडियो से वो अंदाज़ा लगाता है कि जी रोड साइन क्या है, मैं अपनी लेन में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा, मेरे आगे दूसरी गाड़ी है कि नहीं है, आगे कोई खड्डा तो नहीं है, मैंने लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है। ये सब इंफॉर्मेशन जो है ये उसको कहाँ से मिल रही है, उसको उसके जो अंदर जो कंप्यूटर लगा हुआ है उससे मिल रही है। उसमें मशीन विजन से जब वो कैमरे का इमेज लेते हैं और कैमरे के इमेज से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि जी आगे गाड़ी है या आदमी है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मेरा क्या टाइम होगा कि मैं उस तक पहुँच सकता हूँ, मुझे अपनी स्पीड स्लो करनी चाहिए, तेज़ करनी चाहिए। ये सारा काम जो है ये कौन कर रहा है? ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रहा है। कंप्यूटर साइंस वाला तो ज़्यादा से ज़्यादा एक उसका प्रोग्राम लिख सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो कि इन कैमरों को और इन सेंसर्स को, जीपीएस के डेटा को इंटीग्रेट कर सकता है और उसको वो प्रोग्राम में लेके जा सकता है। तो आप खुद सोचें कि स्कोप जो है वो किसका ज़्यादा हो। और ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में आ रही हैं, ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स मार्केट में आ रही हैं। देयर वुड बी अ ट्रेमेंडस बूम फॉर द जॉब्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन द नेक्स्ट 5 years और सो। बाय द टाइम आप ग्रेजुएट हो गए, सिर्फ की ये कि आपने अपने आप को उस डायरेक्शन में अलाइन रखना है। आप उन फील्ड्स में अपना प्रोजेक्ट करें, उन फील्ड्स के आप कोर्सेज अच्छी तरह करें जहाँ पे आपको मशीन विजन जो है, मशीन विजन ये कि मशीन के थ्रू आप कैसे देख सकते हैं। मशीन विजन है क्या कहते हैं, मशीन के थ्रू आप कैसे सीख सकते हैं, विच इज़ मशीन लर्निंग। साइबर सिक्योरिटी है कि जी हाउ डू यू मेक द सिस्टम सिक्योर। ये सब फ्यूचर की फील्ड्स हैं। आप इनकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन से रिलेटेड आप अपने आइडियाज़ को रखें, आप अपने प्रोजेक्ट्स उस तरफ करें, तो आपको बड़ी अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी। हमारे कितने ही ग्रेजुएट्स हैं जर्मनी में, उनको जॉब्स मिली हुई हैं, वो वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करें। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या करें, वो यही रोबोटिक्स से रिलेटेड और मशीन विजन से रिलेटेड उनको जॉब्स मिली हुई हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड उनको जॉब मिली हुई हैं, इलेक्ट्रिकल पावर इंडस्ट्री में बेतहाशा जॉब्स आ रही हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में ये कि दिस इज़ अ वेरी वाइज मूव एट दिस टाइम कि जी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लेके आगे चलें। सर केयर और केस में क्या इंटरेक्शन है? केयर और केस में ये कि जी केयर जो है वो इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स उसके पास आते हैं और हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं। वहाँ पे जो डिफरेंट मैनेजर्स हैं उनके साथ वो काम कर सकते हैं और आपको बजाय इसके कि किसी कंपनी ए में जाएं, बी में जाएं, सी में जाएं, आपको केयर में इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी आसानी से मिल सकती हैं। उनके कुछ लोग हो सकते हैं आपके पास आके आपको प्रोजेक्ट्स भी करवा दें। तो ये एक इंटरेक्शन है जिसकी वजह से आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है जहाँ पे आपको इंडस्ट्री के एक्सपोजर आसानी से मिल सकता है। लेकिन आपको खुद भी थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा so that manager picks you up for the internship position कि जी उनका अगर कोई आपके साथ प्रोजेक्ट कर रहा है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो जब उनके पास जॉब निकलती है तो वो आपसे कहेगा हाँ जी आ जाओ मेरे पास आके जॉब कर लो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें सब आपके अपने इनिशिएटिव्स हैं कि आप खुद किस तरफ जाते हैं, किस तरफ इनिशिएटिव लेते हैं। हम आपको एक सर्टेन डायरेक्शन दे सकते हैं लेकिन हम आप में इनिशिएटिव शायद प्रोड्यूस ना कर सकें, विच प्रॉब्ली कहते हैं nobody can. ओके, थैंक यू सर। चलें सही, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली क्लास हमारी इन पर्सन होगी, कैंपस पे होगी, जो कि नेक्स्ट वीक नहीं उससे अगले हफ्ते में है। तो विच वुड बी द वीक दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 21 मेरे ख्याल में। उससे यस सर, 21 से स्टार्ट है। 21 से आपकी क्लासेस शुरू। ठीक है, तो अगर आपका और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई विल स्टॉप हियर। इसके बाद आपकी मैथ्स की क्लास है, डॉक्टर सलीम आएंगे, विच विल स्टार्ट एट 10:30। इस वक्त तक आप पानी वानी पी लें, चाय वगैरह का बंदोबस्त अपने लिए कर लें, तो फिर उस वक्त तक जो है ना सर ये नेक्स्ट वीक पूरा रजिस्ट्रेशन वीक है ना, तो मतलब इसमें हमने तो एक ही बार रजिस्टर कराना है ना अपने आप को ये कोर्सेज के लिए। अब मुझे टू टेल यू द ट्रूथ मुझे एग्जैक्ट प्रोग्राम का नहीं पता कि डिपार्टमेंट इसको किस तरह लेके चल रहा है। आपको मियाँ जाजेब जो हेड ऑफ द प्रोग्राम है वो आपको कुछ ना कुछ टाइमलाइन दे देंगे कि अगले वीक की क्या एक्टिविटीज़ हैं,
तो वो आपको इसी उस पे मैसेज आ जाएगा कि जी ये एक्टिविटीज़ हैं एंड वी वुड बी फॉलोइंग दिस। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए सर, ओके, थैंक यू तैयब। ओके बच्चों, फिर खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।